नमस्कार बच्चों। आज अपन का थर्ड लेक्चर होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का और कंसंट्रेशन टर्म का सेकंड लेक्चर। ठीक, आपका प्रॉपर तो चल रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है या कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपका कोई सजेशन है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट और कंसंट्रेशन टर्म का सेकंड पार्ट। देखो, कंसंट्रेशन टर्म में हमने क्या पढ़ा? मोलैरिटी हमारा हो गया, मोलैलिटी हो गया, परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हो गया। अब हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन निकालना तो आपको आता होगा ना। फ्रैक्शन और परसेंटेज में फ़र्क क्या है? जो भी फ्रैक्शन आता है उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? दी रेशियो ऑफ मोल ऑफ गिवन एलिमेंट टू दी रेशियो ऑफ टोटल मोल। ठीक, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को ऊपर पुट करेंगे, बाकी टोटल मोल क्या होगा हमारा? नीचे होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन क्या होगा? द रेशियो ऑफ मोल ऑफ गिवन एलिमेंट टू द रेशियो ऑफ टोटल मोल। ठीक, सोल्यूशन हमारा होता क्या है? सोल्यूट और फिर क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक, अब इसका अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसका? सोल्यूट का। मोल फ्रैक्शन किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये क्या होगा? मोल ऑफ सोल्यूट। नीचे क्या होगा? मोल ऑफ सोल्यूट प्लस क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट। या इसी को आप टोटल क्या बोल सकते हो? मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, देखो, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ गिवन एलिमेंट टू द रेशियो ऑफ टोटल मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन आप जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसके मोल को ऊपर पुट करोगे और टोटल मोल नीचे होगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो क्या होगा? मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर, टोटल मोल नीचे, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, अगर आपको मोल मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या होगा? टोटल मोल, या मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान देने हैं, मोल ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल ऐड करके यहाँ पुट करना पड़ेगा नीचे। ठीक, ये हो गया। देखना यहाँ पे, जैसे आपके पास एक यहाँ पे एक कंटेनर है और आपके पास ये ए मॉलिक्यूल है, इसका कितना है? 5 मोल है। बी मॉलिक्यूल है, इसका मान लेते हैं 2 मोल है। और सी मॉलिक्यूल है, ये हमारा कितना है? 3 मोल है। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। समझते हैं क्वेश्चन लेके। फाइंड मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। यहाँ पे क्या क्या है? ए है 5 मोल, बी है 2 मोल, सी है 3 मोल।
आपको हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो आइए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, देखो पहला निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन किसका, ए का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या होगा, अब हम मोल फ्रैक्शन ए का निकाल रहे हैं तो मोल ए का मोल ऊपर आएगा और टोटल मोल नीचे। तो क्या करेंगे, मोल ऑफ ए, और नीचे क्या होगा, मोल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, टोटल मोल। ठीक, सॉल्व करो। मोल ऑफ ए कितना है यहाँ पे 5, टोटल मोल हमारा कितना होगा 5 + 2 + 3, तो ये कितना होगा 5/10 मतलब 1/2 = 0.5। ठीक, बैक चलते हैं। मोल फ्रैक्शन को जनरली हम काई से डिनोट करते हैं। ठीक, ये काई से डिनोट करते हैं, ये हमारा 0.5 है। अब अगर मोल फ्रैक्शन आपको बी निकालना है तो सेम प्रोसेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब मोल ऑफ बी हम पुट करेंगे, मोल ऑफ बी और टोटल मोल, टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, बी हमारा यहाँ पे कितना मोल है 2, और टोटल मोल हमारा 10 ही रहेगा, तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 1/5 मतलब 0.2। ठीक, मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल ऑफ सी, मोल ऑफ सी अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल। तो मोल सी का कितना है 3, टोटल मोल 10 रहेगा, ये कितना आएगा 0.3। ठीक, अब देखो अगर बच्चों आप सम जितना भी कंपोनेंट दिया अगर उनका हम सम भी करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया 0.2, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना आया 0.3, और इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आपको डेफिनेशन बता दिया गया, फार्मूला बता दिया गया, ये इसका इलस्ट्रेशन करवा दिया गया है। ठीक, पे और सारे क्वेश्चन है उसको हम अभी करेंगे इसको। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। देखो नोट डाल के लिखेंगे हम, अरे ये क्वेश्चन आ गया प्रीवियस, चल के इसको हम ऐड करते हैं। नोट डाल के लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना होगा 1 होगा। हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सोल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा, दोनों को मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे हम ए को जनरली क्या मानते हैं, ए लिखा है और यहाँ पे लिखा है बी, तो हमारा जो ए होगा वो हमारा क्या होगा सोल्यूट, और बी हमारा क्या होगा सॉल्वेंट। ठीक, ये जनरली रिफरेंस मान लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते थे, काई से, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक, व्हाट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, इन वन मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट देयर इज। देखो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा बोल क्या रहा है, सुनना। इन वन मोलल, ये मोलल क्या होता है, मोलल क्या होता है, देखो मोलरिटी का जो यूनिट होता है वो हमारा मोलरिटी का मोलर होता है, और मोललिटी का मोलल होता है, नॉर्मेलिटी का नॉर्मल होगा। तो ये तीनों क्लियर रखना, मोलरिटी का मोलर,
मोलैलिटी का मोलल और नॉर्मेलिटी का नॉर्मल। अब देखो 1 मोलल देने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मोलैलिटी क्या दे दिया, मोलैलिटी कितना दे दिया, मोलैलिटी इक्वल टू 1 दे दिया कि नहीं दे दिया। और आपको मोल कितना दिया है क्वेश्चन में, इट कंटेन 0.5 मोल। मोल कितना दिया है, 0.5। ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। मोलैलिटी 1 दिया है, मोल 0.5 दिया है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों देखो, जब हम मोलैलिटी का डेफिनेशन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हो जो कि ml में दिया है, होना क्या चाहिए, सॉल्वेंट इन ग्राम और kg, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन जहां पे ml उसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ml वाला मतलब ये गया, ठीक। क्योंकि मोलैलिटी के डेफिनेशन में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में, ठीक। फिर ये ml वाला भी ऑप्शन अपना कट गया, 2 ऑप्शन कट गया, 50-50 आ गया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो मोलैलिटी क्या होता है हमारा, मोलैलिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट इन केजी, ये हमारा आंसर होगा। तो मोलैलिटी हम कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया है कितना, 0.5। सॉल्वेंट निकल आएगा कि नहीं, नहीं निकल आएगा, सॉल्वेंट इन केजी, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या आएगा हमारा, सॉल्वेंट इन केजी इक्वल टू कितना आएगा, 0.5 अपॉन 1 इक्वल टू 0.5 kg। अब बताओ आपका आंसर कितना है, 0.5 kg। ऑप्शन 0.5 में है नहीं, ग्राम में दिया है। तो हमको ये पता है ना कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो आधा kg बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 500 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट इन ग्राम कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। तो आपका आंसर क्या होगा, 500 ग्राम है कहीं पे ऑप्शन में, हाँ है, क्या हो जाएगा, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। समझ में आ गया ना। देखो ये क्वेश्चन हमने किया क्या, 1 मोलल, इससे हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे मोलैलिटी दिया है, ठीक, और मोल आपको दिया है। फिर पूछ रहा है कि क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। अब मोलैलिटी को हम देख के बता सकते हैं कि इसमें सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट हमेशा किस में होना चाहिए, केजी में या ग्राम में होगा। ml वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आया 0.5 kg। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 500 ग्राम आएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। उसमें हमने देखा था जहाँ जहाँ वॉल्यूम टर्म आएगा वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जहाँ जहाँ वॉल्यूम टर्म नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। तो वैसे भी हमने बोला था कि एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, वो जेई और नीट में पूछा भी जाता है, इवन 3 बार पूछ भी चुका है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसमें मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन भी करवाया था। अभी देखते हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये चारों क्या होगा आपका, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बाकी मोलैलिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट और मोल फ्रैक्शन ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडेंट पूछ रहा है तो क्या होगा हमारा, मोलैलिटी ए। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट। वेट बाय वेट परसेंटेज इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी इंडिपेंडेंट। गॉट इट। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम क्या मार्क करेंगे, स्टार। और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें, कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.80 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 m, ठीक। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, 2 इंफॉर्मेशन दिया है।
पहले इन्फॉर्मेशन में आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया है और बोल दिया वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका डेंसिटी इतना है। फिर पूछ रहा है कि उसका कितना वॉल्यूम होगा जब उसका फाइनल मोलरिटी 0.1 m हो गया है और उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। समझ रहा क्वेश्चन को? इनिशियल स्टेज में आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया और बोल दिया कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है और उसका डेंसिटी दे दिया। फिर बोल रहा है कि उसका क्या वॉल्यूम होगा जब उसका फाइनल मोलरिटी 0.1 m हो गया और उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों ये किस केस का है बताओ? ये मोलरिटी ऑफ क्या है? मोलरिटी ऑफ क्या है? डाइल्यूशन है ना, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मतलब इनिशियल वॉल्यूम कुछ, इनिशियल मोलरिटी कुछ रहा होगा, उसका वॉल्यूम कुछ रहा होगा, और फाइनल मोलरिटी कुछ रहा होगा, उसका वॉल्यूम कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ? सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा? बच्चों देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। अगर हमको ये पता चल गया कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है तो हम उसका अप्रोच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया परसेंटेज वेट बाय वेट और बोला है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका डेंसिटी दे दिया है। फिर बोला कि उसका क्या वॉल्यूम रहा होगा कि उसका फाइनल मोलरिटी 0.1 m हो गया और वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। गॉट इट? अब देखते हैं। तो इससे ये हमको समझ में आया कि ये हमारा किसका केस है? मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का। मतलब फार्मूला हमारा लगेगा M1V1 = M2V2। अब देखते हैं यहाँ क्या है, M1 आपको कुछ दिया नहीं दिया, V1 आपसे पूछा गया है, ठीक। M2 आपको दे दिया है, M2 कितना दे दिया है देखते हैं, 0.1 दे दिया है, और ये कितना दिया है, 1 लीटर दिया है, 1 लीटर, ठीक। B1 आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, B1 आपसे क्या गया है, पूछा गया है यहाँ पे, ये आपसे पूछा गया। M1 आपको नहीं बताया। अब बच्चों ये M1 निकालने के लिए उसने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया? परसेंटेज वेट बाय वेट, डेंसिटी, और हिंट देते हुए उसने बोल दिया सल्फ्यूरिक एसिड है कि आप इसका मोलर मास पुट कर दें। तो हमने इसके, देखो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था कि मोलरिटी निकालने का, जब परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो और डेंसिटी दिया हो तो हम एम कैसे निकालते थे? ये वाला फार्मूला लगाते थे ना, कि परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू, एक मिनट, इनटू डेंसिटी और इनटू 10 बाई नीचे क्या होता था? मोलर मास किसका? सोल्यूट का, मास सोल्यूट, ठीक। ये हमारा होता था। अब इस फार्मूले से निकाल के हम क्या निकाल लेंगे? अपना M1 निकाल लेंगे, और M1 आप पुट करोगे V1 निकल आएगा। क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है? अब M1 हम निकालते हैं यहाँ पे। तो M1 हमारा क्या होगा बताओ? परसेंटेज वेट बाय वेट हमको कितना दिया? 98% दिया, ठीक। ऐसे ही पुट कर दो। डेंसिटी हमको कितना दिया है क्वेश्चन में? 1.80 ग्राम पर ml, ठीक। और 10 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब बताओ मोलर मास सोल्यूट का कितना होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होगा बताओ? हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 × 1, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4। इसको हम सम करेंगे तो क्या होगा? 2 + 32 34, और 16 4 जा 64, 64 34 कितना आएगा? 98। ये कितना आएगा? 98, ठीक। यहाँ पे पुट करेंगे 98। अब ये 98 से 98 कट गया, और ये 1.80 × 10 क्या होगा? M1 हमारा कितना आएगा? 1.80 × 10, मतलब ये हमारा कितना आएगा? 18 मोलर, ठीक। या देखो मोलर को हम और क्या बोलते हैं? मोल पर लीटर, या इसी को बोलते हैं मोलर। लेकिन अगर यहाँ मोलैलिटी होता तो हम बोलते हैं मोलल, या मोल पर सॉल्वेंट इन केजी। मोलर, मोलल और नॉर्मल, ये तीनों डिफरेंस होता है, एक चीज मत समझना। तो यहाँ से हमारा M1 आ गया कितना? 18 आ गया। तो यहाँ पुट कर दो आप, M1 की जगह पे 18, आपको V1 निकालना है, ठीक। यहाँ पे आएगा 0.1 × 1 कितना होगा? एक ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन किस में दिया है? ML में दिया है। तो क्या आप लीटर को ML में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? तो कर दीजिए। 0.1 इंटू क्या हो जाएगा? 1 लीटर बराबर 1000 ml। अच्छा, जोश में रखे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट के लिए, कभी भी ऐसा कोई सब्जेक्ट आप तक बना नहीं है कि जिसको आप टाइम देंगे वो सब्जेक्ट आपको ना आए। अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा।
अगर आपको टाइम, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक। आप टाइम देंगे आपको पक्का पक्का आएगा। तो देखो 18 × V1 0.1। अब ये बताओ, ये पॉइंट से हम यहाँ पे कर दें, इसको कट कर दिया तो हमारा B1 कितना आएगा, 100/18। तो B1 हमारा कितना आएगा, आप बताओ। 100 को ये तो डिवाइड कर सकते हैं ना 18 से। 18×5 = 90, बचा कितना 10। 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट हमने लिया तो मिनट। 90×10 ये 5 बार गया था, फिर पॉइंट लिया हमने, 0 आया, ये फिर 90 बार जाएगा। मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 5.5 में ऑप्शन आएगा। देखो कहीं पे 5.5, देखो हमने इसको ऑलरेडी लीटर को ml में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा, ml में आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 5.5 ml। ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ठीक, कैसे समझ में आया ना, पता चला। सबसे पहले हमको M1 निकालना था, फिर मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन में पुट करना था, M1B1 = M2B2, फिर हमने वैल्यू पुट किया और फिर हमारा आंसर आ गया। ठीक, बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है, और ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखते हैं, इसको समझ में नहीं आता कि हमारा अप्रोच क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, कुछ मतलब कुछ दिया नहीं है, बट आपको करना पड़े। देखिए कैसे करते हैं, क्या लिखा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज। बोले कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन से। तो देखो एक क्वेश्चन, एक हिंट दिया कि नहीं दिया, बोला है कि 1 मोलर मतलब इसका मोलैलिटी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। यहां से हमको क्या समझ में आया, सॉल्यूशन। यहां से हमको क्या समझ में आया, मोलैलिटी क्या है हमारा, इसका मोलैलिटी कितना है, 1 है, 1 मोलल। ये बात समझ में आया, मोलैलिटी कितना है, 1 है। और हमसे क्या पूछा गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसका एक्वस सॉल्यूशन का। तो बताओ मोलैलिटी, जब हम पुट कर, मोलैलिटी का डेफिनेशन हमने पढ़ा था तो क्या था, मोल ऑफ, क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और इधर क्या था, सॉल्वेंट इन केजी। बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर मोलैलिटी 1 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल सोल्यूट का 1 केजी सॉल्वेंट में है, तभी इसका मोलैलिटी 1 आएगा। तो देखो दोनों इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए मिल गया कि नहीं मिल गया, हमारे पास सोल्यूट का मोल भी आ गया और सॉल्वेंट कितना है वो भी पता चल गया। पता चला कि नहीं चला, देखना यहाँ पे ये 1 वैल्यू कब आएगा, जब ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या होगा, 1 केजी सॉल्वेंट, तभी तो ये वैल्यू 1 आएगा। तो बताओ, यहां से एक चीज पता चल गया कि सोल्यूट कितना है, 1 मोल है, और सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट हमारा है क्या, वाटर है, पानी है। ये पानी कितना है, 1 केजी है। अब दोनों का मोल निकाल लेंगे, अलग अलग पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो मोलैलिटी से हमने इतना इंफॉर्मेशन गैदर किया कि मोलैलिटी अगर 1 मोलल है, अगर 1 मोलल है तो इसका मतलब उसके अंदर 1 मोल 1 केजी सॉल्वेंट में होगा। ठीक, तो बताओ यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा मोल ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट कितना है हमारा, 1 मोल है। ठीक, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं बिल्कुल। मोल ऑफ सॉल्वेंट इजीली आ जाएगा, ये कितना आएगा, निकाल दो, मास बाई मोलर मास से, मोलर मास से। अब बताओ कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट का मोल ऑफ सॉल्वेंट, कैसे निकालेंगे, मास हमारा 1 केजी सॉल्वेंट है, तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है, तो ये आएगा आपका 55.55। मैंने पहले ही क्लास में भी बोला था कि इसको आप याद कर लीजिएगा।
तो बताओ, सोल्यूट का भी मोल आ गया और सॉल्वेंट का भी मोल आ गया। आपसे पूछा क्या गया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या पूछा गया? सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इसका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या करेंगे? सोल्यूट के मोल को मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या होगा? टोटल मोल, टोटल मोल। तो इसको हम कर दें, ये हमारा कितना आएगा? मोल ऑफ सोल्यूट कितना था? 1 था, और टोटल मोल कितना आएगा? 1 प्लस 55.55 इक्वल टू क्या आएगा? 1/56.55। ये हमारा आंसर आएगा 0.0 को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1/अपॉन क्या था? 55.55 प्लस 1। ये हमारा आएगा 1/56.55। तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 2 जीरो आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100/5655। 0 पॉइंट लिया, ये 0 आया, एक 0 और, ये कितना हो गया? 10,000। 5,655, 10,000 को काटना है, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 5, 6, 5, 5 बचा कितना? 655। 45 हो जाएगा, 700, 355, 355, 355, 4,355। ठीक। ये कितनी बार जाएगा? अब ये 5 पॉइंट आपने लिया है, 0 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 43,550, मतलब 5 समथिंग 8 बार जाएगा। ठीक। तो हमारा ये आंसर कितना आएगा? 0.018 के बार है ऑप्शन में, कहीं पे देखते हैं। प्रीवियस 0.018। ठीक। बच्चों ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और तेजी से सॉल्व करना पड़ेगा। और कभी भी बहुत एग्जैक्ट, मतलब आसपास वाले ऑप्शन नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे 0.018 हो, फिर आपका 0.019 हो, 0.017 हो। ऐसे आपको बहुत 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 रेयरली ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक। 45 क्वेश्चन में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मिल जाए आपको। ये क्वेश्चन क्या है? 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH solution is mixed with another 3 liter of 0.5 molar NaOH solution, then find out the molarity of resultant solution। देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला कि 2.5 लीटर 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको दूसरे सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया गया, जिसका कंसंट्रेशन कितना था? 0.5 मोलर, वो भी क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था मिक्सिंग का। क्या पढ़ा था? मिक्सिंग का। उसमें क्या था? फाइनल मोलरिटी इक्वल टू क्या था? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन B1 प्लस B2। ये प्लस माइनस का खेल क्या होता था? अगर हम सेम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो प्लस होगा, अगर अपोजिट मिक्स कर रहे हैं तो माइनस होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर दो एसिड एसिड को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो प्लस होगा, दो बेस को मिक्स कर रहे हो तो प्लस होगा, लेकिन अगर आप एक एसिड एक बेस को मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या मिक्स कर रहे हो आप? दोनों क्या है? बेस है। NaOH क्या होता है? बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोल्यूशन। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, इससे आपका कॉन्सेप्ट तो रिवाइज होता ही होता है। आपको क्या ध्यान में रखना है, कौन सा फार्मूला ध्यान में रखना है, वो भी बार बार रिवीजन हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा? क्या लगाना है आपको? एम फाइनल, एम फाइनल इक्वल टू क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन B1 प्लस B2। बच्चे देखना, यहाँ पे हमने जब लिखा था तो प्लस माइनस, लेकिन दोनों बेस है इसलिए हमने क्या लिया? प्लस। पुट कर दो वैल्यू। M1 हमारा कितना है? 1 है। B1 हमारा कितना है? 2.5 लीटर है। ठीक है। M2 हमारा कितना है? 0.5 है। और B2 हमारा कितना है? 3 लीटर है। ठीक। अब बताओ B1 प्लस B2 कितना होगा? 2.5 प्लस 3, 2.5 प्लस 3, तो ये हमारा क्या होगा?
2.5 प्लस, अब बताओ 0.5 इंटू 3 कितना होगा 1.5 अपॉन क्या होगा 2.5 प्लस 3 क्या होगा 3 2 5 5.5 5.5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2.5 1.5 कितना होगा 2.5 1.5 ढाई और डेढ़ कितना होता है 4 अपॉन 5.5। ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे जीरो लगेगा ठीक। इसको सॉल्व कर लो 40 डिवाइड बाई 55 0.400 आ गया। अब बताओ अगर ये 50 होता तो ये 8 बार जाता कि नहीं जाता 8 पंचे 40 मतलब 400 कट जाता, लेकिन ये क्या है 55 बार है 55 है तो 55 तो 8 बार जाएगा नहीं, मतलब 7 बार इजीली जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे ही हम अपने कैलकुलेशन को इजी करते हैं, देख लो 400 को भाग करना है अब 55 से। अगर ये 50 होता तो यहाँ पे 0.8 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ 55 है मतलब 0.8 से हमारा आंसर क्या होगा कम होगा। और कितना कम होगा यहाँ पे 0.7। तो हमारा ये आंसर कितना आएगा एम फाइनल इक्वल टू क्या आएगा 0.7। अब देखो 0.7 से कहीं स्टार्टिंग में है, देखो ये 0.8 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखना, अगर यहाँ 50 होता तब ये 0.8 से कट जाता, लेकिन ये 55 है मतलब 0.8 से कम होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 7 से 0.73। गॉट इट। मोलर क्या होगा मोलर। समझ में आया ना ये क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो वो पूछना कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution that has a density 1.8 ग्राम पर सीसी। कहने का मतलब क्या है सेंटीमीटर क्यूब। और हमने पढ़ा था 1 cc बराबर 1 ml, तो उसको हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू 1.8 ग्राम पर ml एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंटेन 98% बाय वेट। मोलरिटी पूछ रहा है तो बताओ। अभी मैंने बोला कि जब कभी भी परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो डेंसिटी दिया हो, अगर आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना हो तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। याद हुआ क्या। जब आपको डेंसिटी दिया हो परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो, अगर आपको मोलरिटी पूछे तो क्या अप्लाई करेंगे 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये होगा। एक फार्मूला और रिवाइज करवाते हैं कौन सा। अगर आपको मोलरिटी और डेंसिटी देके मोलैलिटी पूछेगा तो क्या था 1000 इंटू एम मतलब मोलरिटी अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है ठीक है। आप इंडिया के थर्ड मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए गिवन डेटा क्या है सॉल्यूशन गिवन क्या है देखते हैं गिवन। यहाँ पे आपको दिया है H2SO4 दिया है, इसका मोलर मास निकाल लेंगे कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। ये हमारा आएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 98। 98 क्या है मोलर मास आया। अब बताओ परसेंटेज W/W आपको दिया है कितना 98%। डेंसिटी कितना दिया है 1.84। फार्मूला अप्लाई करो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास किसका सोल्यूट का। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर दें, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना m इक्वल टू क्या होगा। अब बताओ परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है 98, डेंसिटी कितना है 1.84 इंटू 10 और मोलर मास कितना है 98। ये गया m इक्वल टू कितना आएगा 1.84 इंटू 10 मतलब हमारा आंसर कितना आएगा 18.4 मोलर।
गॉट इट? इजी है। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो बहुत इजी हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप घुमाते रहो पेन, सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारा क्या है? द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपको मोलर मास दिया है 40 ग्राम। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन को क्या पूछा गया? आपको मोलरिटी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है? डेंसिटी दे दिया गया है और मोलरिटी दे दिया गया है। मोलैलिटी पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया? मोलैलिटी आपसे पूछा गया है। एम यहाँ पे क्या है हमारा? दिया है सॉल्यूशन। मोलरिटी हमको कितना दिया है? 2m दिया है, 2 मोलर। ठीक, मोलर मास हमको दिया है कितना? मोलर मास कितना दिया है? 40 ग्राम पर मोल। और हमको दिया है डेंसिटी। डेंसिटी हमको कितना दिया है? 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको दिया है। हमको निकालना है स्मॉल एम, बताना है क्या होगा। अब बताओ, ये मोलरिटी देख के, मोलर मास देख के, डेंसिटी देख के आपको कौन सा फार्मूला आपके दिमाग में आएगा? हमको कौन सा रिलेशन याद रखना है कि जहाँ पे डेंसिटी और मोलरिटी देखे मोलरिटी पूछा गया हो, तो हमारा फार्मूला क्या होगा? बताओ मोलरिटी का। स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा? ये सब पढ़ा चुके हैं। जो ये लेक्चर देख रहा हो वो प्रीवियस लेक्चर देख के, अगर आप कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कंसंट्रेशन टर्म का फर्स्ट लेक्चर करना अनिवार्य है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या था रिलेशन? 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस एम इंटू मोलर मास किसका? सोल्यूट का। ये था फार्मूला। ठीक, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा? 1000। डेंसिटी क्या होगा इसका? मोलरिटी क्या होगा? 2 होगा। ठीक, 1000। डेंसिटी कितना है? 1 पॉइंट इंटू 1.28 माइनस मोलरिटी कितना है? 2 है। और मोलर मास कितना है? 40 है। सॉल्व करो तो स्मॉल एम इक्वल टू कितना आएगा? 2000 अपॉन, अब बताओ, 1.28 इंटू 1000 कितना होगा? 1280। कितना होगा? 1280 होगा कि नहीं होगा? 1.28 इंटू 1000, 1280 मल्टीप्लाई कर लेना। ये क्या हो जाएगा? 40 इंटू 2 80। तो मोलरिटी हमारा कितना आएगा? 2000 डिवाइड बाई 1280 माइनस 80 कितना होगा? 1200 होगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो गया, हमारा कितना बचा? 20/12। कितना आएगा आंसर? 20/12। 12 एकम 12, 8 बचेगा यहाँ पे। पॉइंट हमने लिया 0। अब 12 का टेबल पढ़ना है, 80 से कम है। 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 छक 72, मतलब 6 बार जाएगा तो यहाँ पे 72 आएगा, फिर 8 बचेगा, फिर 0.066, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? स्मॉल एम इक्वल टू क्या आएगा? 1.66 करके ये मोलल आएगा। स्मॉल एम है, ठीक। तो हमारा क्या होगा? 1.66। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 1.67। तो आंसर क्या होगा आपका? सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई, ठीक। नॉर्मेलिटी, तो बच्चों हमने क्या किया? अभी अभी तक जो भी आपने पढ़ा, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फिर हमने उनका पूरा एग्जाम्पल पढ़ा, फिर हमने मोलरिटी पढ़ा, फिर हमने मोलैलिटी पढ़ा, फिर परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर हमने मोल फ्रैक्शन, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। अब हमारा क्या है? नॉर्मेलिटी। ये हमारा फाइनल टॉपिक ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है। नॉर्मेलिटी को हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, बट जो हमारा चैप्टर होता है रेडॉक्स रिएक्शन, जब हम ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह करेंगे, वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक बार फिर से आपको बताया जाएगा नॉर्मेलिटी टॉपिक, ठीक। नॉर्मेलिटी देखते हैं होता क्या है, इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए।
नॉर्मेलिटी का जो डेफिनेशन होता है ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा होता है नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। बच्चों देखना, नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं एन से, मोलरिटी को कैपिटल एम से, मोलरिटी को स्मॉल एम से, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। क्या होता है? डिनोटेड बाई इससे कैपिटल एन से। इसका यूनिट जो होता है क्या होता है? यूनिट हमारा क्या होगा इसका? नॉर्मल, या इसी को हम बोल सकते हैं और ग्राम EQ अपॉन लीटर। ठीक, ग्राम EQ अपॉन लीटर, ये हो जाएगा यूनिट। और हमको इसके बारे में और पता है क्या? इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। अच्छा, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए, खाली डेफिनेशन से कुछ नहीं काम होने वाला है। डेफिनेशन तो जनरली आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, या डेफिनेशन कौन पूछता है? वो चला गया सब है, 8 9 10th वाला के डेफिनेशन पूछ लेगा, हो गया काम। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट हमारा नॉर्मल होगा, या बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। ठीक, इसका डेरिवेशन करते हैं हम, कैसे नॉर्मेलिटी का फार्मूला वगैरह ड्राइव होगा ये देखते हैं। तो देखो, नॉर्मेलिटी हम एन से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, ठीक है नंबर ऑजी कर दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या होगा? सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा क्या होगा? नॉर्मेलिटी। ये हमारा नॉर्मेलिटी होगा। ठीक, देखो सॉल्यूशन इन लीटर तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। यहाँ पे आपकी गाड़ी फंसेगी। तो ये भी देखते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होगा? ये हमारा होगा वेट, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। ध्यान देखना, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक, देखो नॉर्मेलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बच्चों अभी हम लिखवा देंगे आपको इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बट इसका डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन को और 35.5 ग्राम क्लोरीन को और 108 ग्राम सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे। ऐसे वेट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मैंने इसका डेफिनेशन मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। ऐसा वेट
जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को, 8 ग्राम ऑक्सीजन को, 35.5 ग्राम क्लोरीन को और 108 ग्राम सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे, ऐसे वेट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो हम क्या लिखेंगे? वेट, वेट विच डिस्प्लेस 1 ग्राम क्या हाइड्रोजन, 1 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन एंड 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। देखना क्या लिखा, द वेट विच डिस्प्लेस 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। दिस वेट इज नोन एज, दिस weight is known as equivalent weight। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके डेफिनेशन से, ठीक है। ऑप्शन बना देगा, इक्विवेलेंट वेट कौन सा होगा, ऑप्शन में दे देगा 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन की जगह पे 16 ग्राम दे दिया, इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, गॉट इट। अब हम देखते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे। यही आपका मेन, अगर आप जिसको इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया, उसका केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम है वो नहीं फंसेगा। तो देखते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ये हमारा होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या बोले हम, सॉरी, या हम बोले इसको और मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, कोई मॉलिक्यूल का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे, कोई एटम का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एटॉमिक मास पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास पाई क्या होगा नीचे, वैलेंसी, वैलेंसी इसी को हम और क्या बोलते हैं, और एन फैक्टर। ठीक है, ये वैलेंसी बचपन का है, आपने 8 9 10th वगैरह में पढ़ा होगा, वैलेंसी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम अलग कुछ पढ़ते हैं क्या, उसको एन फैक्टर, बट है एक ही चीज लगभग। तो ये भी आपका हो गया कि हमारा इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। बच्चों पीछे से फिर से एक बार रिवाइज करवाने देखना। नॉर्मेलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करेंगे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट नॉर्मल होगा या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, ठीक। फिर हमने क्या देखा इसके बारे में, अब नॉर्मेलिटी का अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके लिए हमको पता होना चाहिए इसका क्या फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का चार फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, बट वो हम सोच रहे हैं कि उसको बताएंगे कहाँ पे, रेडॉक्स में। बट किसी किसी को अगर जिज्ञासा है तो सुन लो। पहला हमारा क्या होगा, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। दूसरा हमारा होगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ये भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तीसरा हम बोल सकते हैं मोल इनटू एन फैक्टर, यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये होता है आपका। अब देखो, ये हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को, 8 ग्राम ऑक्सीजन को और 35.5 ग्राम क्लोरीन को और 108 ग्राम सिल्वर को डिस्प्लेस कर दें, ठीक। फिर अब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे, किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का, तो उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को उसके वैलेंसी या एन फैक्टर से डिवाइड करके, ठीक। अब बच्चों थैंक यू आ गया टीबीएस। इसके पहले मैं अब आपको बता रहा हूँ कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। ये आपका लास्ट टॉपिक है, एन फैक्टर या वैलेंसी।
ठीक है, पहला हम लोग देख रहे हैं सॉल्ट के केस में। फर्स्ट क्या देख रहे हैं हमने, सॉल्ट के केस में। सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट है तो उसका हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सॉल्ट के केस में बच्चों क्या देखना है कि चार्ज ऑन कैटायन और एनायन चेक करना है सिर्फ आपको एक, चाहे आप चार्ज किसका ले लो, कैटायन का, या चार्ज आप ले लो एनायन का। क्या लिखेंगे हम, चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन ऑफ 1 मोल, 1 मोल सॉल्ट। देखो, 1 मोल सॉल्ट पे कितना चार्ज है कैटायन पे और कितना चार्ज है एनायन पे, लेकिन आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ एक का। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, देखना यहाँ पे समझना। जैसे मैंने लिया NaCl नमक है, अब इसका इन्फेक्टर कैसे होगा बताओ। देखो, इसको हम ब्रेक करेंगे तो Na+ और Cl-, ये कैटायन ये एनायन। तो चाहे आप कैटायन का लोगे तो कितना हो गया पॉजिटिव 1, और एनायन का लोगे तो 1, तो इसका इन्फेक्टर कितना आएगा, इन्फेक्टर इसका कितना आएगा, एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, ऐसे अगर हम लिखते हैं MgCl2, MgCl2, तो ये किस में ब्रेक करेगा, Mg+2 में, और यहाँ पे क्या आएगा 2Cl-। तो देखना यहाँ पे कैटायन लेंगे तो कैटायन क्या है 1 × 2, मतलब इनफैक्टर 2 आया। अगर आप सिर्फ एनायन देख रहे हैं तो एक आयंस पे -1, लेकिन है कितना 2 है। हमेशा 1 मोल के रेस्पेक्ट में चेक करते हो तो यहाँ पे इनफैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। तो चाहे आप एनायन ले लो और चाहे आप कैटायन ले लो, हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ये नहीं ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है, दोनों को नहीं लेके ऐड करना है, लेना सिर्फ आपको एक ही है, चाहे आप कैटायन लो चाहे आप एनायन लो, दोनों को नहीं ले सकते। ठीक, फिर हम देखते हैं क्या, सेकेंड हम देखते हैं एसिड के केस में। एसिड, एसिड के एसिड के केस में हम लोग चेक करते हैं बेसिसिटी। देखना, एसिड के केस में हम लोग करते हैं इनफैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी के बराबर होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन फैक्टर इज इक्वल टू देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी बच्चों देखना, बेसिसिटी होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एसिड का हम चेक करते हैं बेसिसिटी, समझ रहे हो बात को। बेस का हम चेक करते हैं एसिडिटी। ये मत सोचना कि सर गलत बोल रहे हैं कि एसिड का बेसिसिटी क्या चेक करना और बेस का एसिड, ये होता है। एसिड का हम बेसिसिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो जितना उसका बेसिसिटी होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। अब ये बेसिसिटी होता क्या है देखना, बेसिसिटी ये हमारा होता है द नंबर ऑफ H+ आयंस आर लॉस्ट बाई 1 मोल एसिड। 1 मोल एसिड, 1 मोल एसिड कितना H+ आयन दे रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। तो एसिड का अपन क्या चेक करेंगे, बेसिसिटी। बेसिसिटी होता क्या है कि 1 मोल एसिड से कितना H+ आयन निकाल सकते हो आप। क्या लिखा है, द मोल ऑफ H+ आयन और लॉस्ट नहीं, लॉस्ट नहीं, हाँ कोई बात नहीं, लॉस्ट बाई 1 मोल एसिड, ठीक है, कितना आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख के करते हैं, बताओ। यहाँ पे मैंने लिया HCl, दूसरा हमने लिया H2SO4, और तीसरा हमने लिया स्टार मार्क करके बता रहे हैं H3PO3। एक और स्टार मार्क कर दें, ऐसा कोई एग्जाम बचा ही नहीं है कि जिसमें पूछा नहीं गया हो। ठीक है, ये क्या है, बोरिक एसिड है, लिख दें, हाँ लिख देते हैं, ये हमारा बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड के बारे में एक चीज़ और बताएं, बोरिक एसिड आपका क्या होता है, ये कभी अपना H+ लॉस करेगा, नहीं करता है। तो अपना H+ लॉस नहीं करेगा तो फिर इसको एसिड कैसे बोल सकते हैं, ये अपने H+ कभी नहीं लॉस करेगा। और बच्चे इसको देख के ना, यहाँ पे H3 दिखा है ना, तो बोलेंगे कि इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 3 होगा। नहीं, ये भी गलत है, देखते हैं क्या होगा। देखो, HCl का यहाँ पे लिख देते हैं मैन्युफैक्चर, HCl का इन्फेक्टर कितना होगा 1, H2SO4 का इन्फेक्टर कितना होगा 2। अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, एक ही दे सकता है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 दे सकता है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, मतलब इसका इन्फेक्टर 3 होगा, नहीं, ये अपना हाइड्रोजन कभी लॉस नहीं करता है।
ये पानी के साथ रिएक्ट करके उसका OH माइनस एक्सेप्ट कर लेगा और उसका हाइड्रोजन लॉस करवाएगा। तो OH माइनस अगर वो पानी से एक्सेप्ट कर रहा है तो वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, मतलब OH माइनस ले रहा है तो फिर बच कितना रहा है, एक हाइड्रोजन, और वो पानी का हाइड्रोजन लॉस करवाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बीक एसिड। और इसका इनफेक्टर कितना होगा, 1। ये 3 देख के 3 मत बोलना, ठीक। और नोट डाल के ये भी याद रखना कि कहीं कहीं पे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोरिक एसिड को ऐसे भी लिख देता है, BOH का होल थ्राइस। अब बच्चे OH माइनस देखते ही बोलेंगे सर ये तो बेस है, बेस है, बेस है, लेकिन लिखा तो हमने वही है ना अभी भी, BH3BO3, लेकिन यहाँ पे लिख किसके टर्म में दे दिया, BOH का होल थ्राइस। बट अभी भी ये है क्या, एसिड है। OH से आपको बेस नहीं समझना है, अभी भी इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 1 होगा, ध्यान देना इसको, ठीक है। और कुछ यहाँ पे हम बात करते हैं, चलो फॉस्फोरिक एसिड वगैरह के बारे में देखते हैं। H3PO4, H3PO3, H3PO2, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है ये वाला। ये तीनों यहाँ पे देखना, अगर आपको इसका देखो, इसमें तीनों में क्या है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन तीनों में कितने हाइड्रोजन, 3 3, मतलब इसका इन्फेक्टर 3, नहीं गलत। बट तीनों का इन्फेक्टर कैसे हो सकता है, 3 3 नहीं होगा, जबकि तीनों में हाइड्रोजन कितना है, 3 3, तो ऐसा नहीं होगा ना। अब देखो इसका मैं एक आपको बताता हूँ कि अगर इसमें कैलकुलेट करना है तो इन्फेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर दो आप। ये केस किस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ, कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको ऐसे कर दो, ठीक है। ये किस में लगेगा, फॉस्फोरिक एसिड के केस में। ये ऐसा होता क्यों है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके उसको समझा दूंगा कि ऐसा क्या होता है। ये कोई बुक में लिखा हुआ फार्मूला नहीं है, ये हम लोग का बनाया गया फार्मूला, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म में याद रखो। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे इन्फेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन, 4, मतलब इसका इन्फेक्टर 3, इसका 3 ऑक्सीजन मतलब 2, और इसमें 1। अब बच्चों देखना, इस वाले को मैं एक जगह एक्सप्लेन करता हूँ, एक को लेके। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, H3PO4, ठीक। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3, तो क्या तीनों हाइड्रोजन लॉस होगा, देखते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा ये, OH, OH और OH। देखना, ये 3 OH है, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही हाइड्रोजन लॉस करता है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे हैं, 3, मतलब अब इसका इन्फेक्टर क्या होगा, ये भी लॉस हो सकता है, ये भी लॉस हो सकता है, और ये भी लॉस हो सकता है, इसलिए इसका इन्फेक्टर कितना हो जाएगा, 3 होगा। लेकिन अगर दूसरा वाला देखते हैं, क्या, H3PO3, तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 3, तो ऑक्सीजन कितना बचा, 2, मतलब यहाँ पे एक OH होगा और दूसरा OH होगा, और एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट नहीं होगा, हाइड्रोजन, ठीक। अब देखना यहाँ पे कितने OH से लगे हैं, 2, अब यही हाइड्रोजन लॉस हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसका इन्फेक्टर कितना होता है, 2। हाइड्रोजन देख के कभी आंसर नहीं बता सकते, ऐसे बोल भी सकते हैं कि एक्सेप्शन है, याद कर लो, बोल देते हैं बहुत लोग कि एक्सेप्शन है, याद कर लो, लेकिन एक्सेप्शन बहुत रेयरली होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट बहुत रेयरली होता है। क्यों होता है ये बता दिया गया। अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो आप याद रखो कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, बट कहाँ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड के केस में लगेगा, हर जगह लगा के मत बैठ जाना। बार बार थैंक यू आ जाता है। लास्ट केस है हमारा बेस की चेक, थर्ड हम देखते हैं बेस के केस में, एन फैक्टर, एन फैक्टर इन बेस। देखो अगर आप बेस के केस में एन फैक्टर देखते हो, एसिड में हम चेक करते हैं बेसिसिटी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही होता है, ये नहीं बेस में बेसिसिटी, एसिड में एसिडिटी, ऐसा नहीं होता है। एसिड में चेक करते हैं बेसिसिटी, तो बेस में क्या चेक करेंगे, एसिडिटी। उल्टा होता है ना थोड़ा, एसिडिटी। अभी सर होता क्या है एसिडिटी, पेट में एसिड हो जाए वो एसिडिटी नहीं होता है। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ OH माइनस लॉस्ट बाई 1 मोल
1 मोल ऑफ बेस। कोई एक मोल बेस जितना OH माइनस लॉस करेगा वही उसका क्या होता है, एसिडिटी होता है। चेक करते हैं यहाँ पे एग्जांपल देख के। जैसे मैंने लिया यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सही बनाया ना, हाँ बनाया है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और सबका प्यारा अपना दुलारा, ये देखते हैं ये क्या है बताओ। ठीक, तो इसका क्या होगा बताओ, कितना लॉस करेगा, एक करेगा। यहाँ पे एन फैक्टर लिख देते हैं, 1, इसका 2, इसका 3, इसका बताओ कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे OH माइनस कितना है, 3। लेकिन नहीं, ये पहली बात तो बेस है नहीं, ये BOH का होल थ्राइस लिखा है, मतलब ये बेस नहीं है। अब ये क्या है, अभी हमने बताया था यहाँ पे H3PO3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये OH-3 लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये बेस है, ये है क्या, एसिड। ठीक है, और यहाँ पे 3 देखने का मतलब ये नहीं है कि इसका, एक मिनट, यहाँ 3 होगा। ये 3 देखने का मतलब ये नहीं है कि इसका बेसिसिटी, एसिडिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका एन फैक्टर अभी भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि है ये क्या, एसिड है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। थैंक यू बच्चों। इसका क्वेश्चन जो है हम करेंगे जब हम अपना रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, और वहाँ पे हम बहुत अच्छे से और क्या समझेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जो भी हमने फार्मूला बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, या फिर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं मोल इनटू एन फैक्टर। वहाँ इन सब का एप्लीकेशन आएगा, और वहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन टर्म खत्म हुआ। अब हमारा हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लास्ट पोर्शन पे चलेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। वहाँ पे हम पढ़ेंगे अपना परसेंटेज यील्ड वगैरह, और अपने इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। गॉट इट, थैंक यू।